हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक लर्निंग टीम। और आज हम पढ़ेंगे इतिहास भाग 10 में मौर्य साम्राज्य का पार्ट 2, जिसमें अशोक के बारे में, मौर्यकालीन शासन के बारे में और इसकी सामाजिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सन 269 ईसा पूर्व में अशोक जो था वो गद्दी पर बैठा। इसके पिता का नाम क्या था? बिंदुसार, और माता का नाम सुभद्रांगी, जो आपको पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। गद्दी पर जब ये बैठा था उस समय ये अवंती राज्य का क्या था? राज्यपाल था। इसके बाद इसके बारे में बोला जाता है कि इनके जो पिता थे उनके 101 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़ा पुत्र सुमन या सुशीम था, उसका नाम सुशीम भी था। अशोक जो था वो दूसरा पुत्र था और तिष्य सबसे छोटा पुत्र था। अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था। ऐसा किसमें कहा गया है? सिंगली स्रोत से ये हमको पता चलता है। इसके बाद अब हम बात करेंगे इसके विवाह के बारे में। तो अशोक की 2 महारानियां थीं, जिनके नाम क्रमशः क्या थे? कारुआकी और तिष्यरक्का। ये 2 इनकी महारानियां थीं। इसके अलावा इनका एक और विवाह हुआ था। किससे हुआ था? महादेवी से, जो कौन थी? शाक्य कुलीन विदिशा की राजकुमारी थी। इससे इनको 2 संतानें प्राप्त हुई थी। कौन कौन थी? महेंद्र और संघमित्रा। इसके अलावा अशोक की एक और पुत्री थी, जिसका नाम चारुमती था। इसके लिए इसने नेपाल में देवपत्तन नाम का एक नगर बसाया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया है कि देवपत्तन नामक नगर नेपाल में किसने बसाया? तो अशोक ने। इनकी जो और संतानें थी, महेंद्र और संघमित्रा, इनको इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में, यानी 269 में राज्याभिषेक हुआ था। 261 में पाटलिपुत्र से कलिंग की ओर इन्होंने क्या किया? प्रस्थान किया और आक्रमण किया। तो हुआ कलिंग युद्ध। तो कलिंग युद्ध के पश्चात 261 ईसा पूर्व में इन्होंने कलिंग की जो राजधानी थी तोसली, उस पर सम्राट अशोक ने क्या किया? अधिकार कर लिया। कलिंग युद्ध में ये विजयी हो गए। कलिंग युद्ध में विजयी होने के बाद ये इनकी अंतिम विजय थी। इस पर बहुत ही ज़्यादा भीषण रक्तपात हुआ था, बहुत ही ज़्यादा जनधन की हानि हुई थी कलिंग में। तो इसके परिणाम को देखकर अशोक जो था, इनका हृदय परिवर्तन हो गया, इनके जीवन में बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। इसके पश्चात मौर्य साम्राज्य बहुत ही ज़्यादा विस्तृत रूप से फैल चुका था। तो उस समय का ये एक मैप है। तो देखिए अशोक का जो एम्पायर था वो कहाँ था? वेस्टर्न से वेस्ट पार्ट से लेके ईस्ट पार्ट तक देखिए, कलिंग से लेके ये अफ़गानिस्तान तक इनका शासन फैला हुआ था। इसके बाद अशोक ने क्या किया? इसमें जो हृदय परिवर्तन हुआ था, जिससे अहिंसा, सत्य, प्रेम, दान, परोपकार आदि ये जो गुण थे ये इनके हृदय में जागृत हुए, जिससे इन्होंने युद्ध का रास्ता जो था वो बंद कर दिया और इन सब अहिंसा, सत्य, प्रेम, दान और परोपकार आदि का रास्ता अपना लिया। उपगुप्त एक बौद्ध भिक्षु था, उससे इन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। इनके जो पिता थे वो बिंदुसार आजीवक थे और उनके जो पिता चंद्रगुप्त थे वो जैन थे, लेकिन अशोक क्या था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसके बाद राजतरंगिणी जानते हैं, कलहड़ के इसके रचयिता है, उसमें इसको शैव बताया गया, मतलब ये शैव धर्म का अनुयायी था। वितस्ता यानी झेलम नदी के किनारे श्रीनगर, जो आज का श्रीनगर है, उसकी स्थापना अशोक ने ही की थी। अशोक ने इसके बाद अनेक देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए थे और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। इसके बाद अशोक ने युद्ध तो किया नहीं, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और इसने बहुत ही सारे अभिलेख बनवाए। तो जो अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों के द्वारा अपनी प्रजा को क्या किया था? संबोधित किया था। मतलब बड़े बड़े अभिलेखों में प्रजा के लिए संदेश या फिर सूचनाएं ये लिखवाता था कि प्रजा उसको देखे और फॉलो करे। इसके बाद इसके जो अभिलेख हैं वो 4 लिपियों में पाए गए हैं, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। तो जो ब्राह्मी लिपि के अभिलेख हैं वो भारत से प्राप्त हुए हैं, खरोष्टी के उत्तरी पश्चिम पाकिस्तान से, यानी कि अफ़गानिस्तान वाले एरिया से, और ग्रीक और अरमाइक जो है वो अफ़गानिस्तान के जो सेंट्रल पार्ट है वहाँ से मिले। तो उत्तर पश्चिम जो हमारा बॉर्डर है पाकिस्तान के आसपास का एरिया, जो पंजाब के आगे और पाकिस्तान के पंजाब वाले एरिया में जो पड़ता है, वहाँ से हमें खरोष्टी के जो अभिलेख मिले हैं, और जो ग्रीक और अरमाइक के हैं वो अफ़गानिस्तान का वेस्टर्न एरिया वहाँ से मिले हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य जो कभी कभी पेपर में पूछ लिए जाते हैं। जैसे अशोक का एक अभिलेख था भाब्रू अभिलेख, उसमें इसने स्वयं को मगध का राजा कहा है, मतलब प्रियदर्शी राजा मगधे स्वयं को कहा है। और आजीविकों के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का इसने निर्माण कराया, जिनके क्या नाम थे? कर्ण, चौपड़, सुदामा और विश्व झोपड़ी।
इसके बाद अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी? टिफेन टेलर ने। और इनको सबसे पहले पढ़ा किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। और इसके टोटल नंबर कितने अभिलेख हैं? 14। इसमें जो 7वां अभिलेख है वो सबसे लंबा अभिलेख है, और जो 13वां अभिलेख है उसमें कलिंग के युद्ध का वर्णन है। अब हम देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य का प्रशासन कैसा था। तो इसमें जो था पूरा साम्राज्य 4 प्रांतों में बटा हुआ था। पहला उत्तर पथ तक्षशिला के आसपास का भाग, अवंती पथ उज्जैन के आसपास का भाग, दक्षिण पथ सुवर्णनगरी के आसपास का भाग, और चौथा कलिंग। ये 4 भागों में बटा हुआ था। अब बात करते हैं, चाणक्य ने सप्तांग सिद्धांत दिया था, मतलब राज्य के या राष्ट्र के 7 अंग के बारे में बताया। तो ये 7 अंग कौन कौन से थे? इन्हीं के 7 अंगों के द्वारा पूरे राष्ट्र का संपूर्ण प्रशासन सुचारू रूप से चलता है। सबसे पहले राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र, ये 7 पार्ट थे जो बहुत ही किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत ही प्रमुख होते हैं। तो ये सप्तांग सिद्धांत चाणक्य ने दिया था। इसके बाद हम बात करते हैं केंद्रीय प्रशासन की। तो जो इसका केंद्रीय प्रशासन था उसमें जो मंत्री थे उनकी संख्या 3 से 4 होती थी, जिनका काम क्या होता था? राजा को मुख्य रूप से सलाह देना। अमात्य, जो आज के सिविल सर्वेंट्स होते हैं उन्हीं की तरह उस समय अमात्य थे, जो राजा को मुख्य रूप से कार्यों के लिए सहायता प्रदान करते थे। और कौटिल्य ने अमात्य एवं महामात्य शब्द का प्रयोग किया है किसमें? अर्थशास्त्र में। दोनों का अर्थ एक ही है। इसके बाद मौर्य साम्राज्य की व्यवस्था कैसी थी? ग्रामीण और नगरीय व्यवस्था, उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले ग्रामीण प्रशासन। ग्रामीण प्रशासन को 2 अधिकारी देखते थे, स्थानिक और गोपा। इनका मुख्य कार्य क्या था? कर को कलेक्ट करना, टैक्स कलेक्ट करना। इसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट प्रशासन था यानी नगरीय प्रशासन था, उसको आहार एवं विषय या फिर आहार बोला जाता था। इनके 2 अधिकारी होते थे, प्रादेशिक और राजुक। राजुक जो थे वो न्यायिक कार्य देखते थे, और प्रादेशिक जो थे वो प्रशासनिक अधिकारी होते थे। इसके बाद हम बात करते हैं कि अशोक के या मौर्य प्रशासन में राजस्व से संबंधित जो होते थे उनको क्या बोलते थे? समहर्ता अथवा सन्निधाता। सैन्य प्रशासन में सेनापति होता था, और 5 सदस्यीय 6 समितियां भी होती थीं। गुप्तचर विभाग जो होते थे, खुफिया विभाग, उसको 2 नाम से जाना जाता था, संस्था और संचारा। संस्था जो एक जगह रहते थे, संचारा जो जगह जगह जाते थे। जैसे हमारे देश में ही जैसे IB और CBI यहीं पे रहती है तो वो संस्था की तरह होगी। संचारा जो अन्य देशों में भी रहती जैसे कि रॉ, तो वो संचारा उस समय की थी। न्यायिक विभाग के जो अधिकारी। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि सीता भूमि क्या है? सरकारी भूमि थी। बलि क्या था? उस समय का धार्मिक कर था। प्रवहण किसे कहते थे? जो सामूहिक समारोह होते थे उनको प्रवहण बोलते थे। और रूपा जीवा किसे बोलते थे? स्वतंत्र वैश्यावृत्ति वाली महिलाओं को रूपा जीवा कहते थे। ये कुछ टर्म्स हैं जो कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। तो सन 184 ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य रहा था। तो अशोक की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कुणाल शासक बन गया, और जो इसका पूरा साम्राज्य था वो 2 भागों में बट गया, पूर्वी और पश्चिमी। पूर्वी मतलब कलिंग के आसपास का भाग, और पश्चिमी मतलब गांधार यानी अफगानिस्तान के आसपास का भाग। तो ये 2 भागों में बट गया। कुणाल के बाद उसका जो पुत्र था दशरथ, वो राजा बना। ये आजीवक संप्रदाय का था। तो मौर्य साम्राज्य में 2 आजीवक संप्रदाय के शासक रहे थे, पहला बिंदुसार और दूसरा दशरथ। दशरथ ने नागार्जुन गुफाएं आजीवकों को दान में दी थी। वो आजीवक संप्रदाय का था, तो उसने नागार्जुन जो गुफाएं थी उनको आजीवकों को दान में दे दी। इसके बाद इसका जो अंतिम शासक था मौर्य साम्राज्य का वो बृहद्रथ था, और 184 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग जो इसका क्या था? सेनापति था, उसने इसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। और इसी के साथ मौर्य साम्राज्य का अंत होता है। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।